हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से। तो देखिए ये यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ये दोनों हम लोग एक साथ कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं इसमें पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डालूंगा और धीरे धीरे क्वेश्चंस के नंबर भी मैं बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। तो आईआरएफ के भी आपको मिल गए, यूनिट 1 हुई थी, यूनिट 1 के भी आपको मिल गए और अब हर एक क्लास में आपको प्रैक्टिस के जितना पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा होगा उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि आज की यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड मोस्ट इजी टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसीडरेशन। यार मैं कलर को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूं तो इस वजह से इसको इरेज करेंगे और कलर लेंगे दूसरा। हाँ, तो कंसीडरेशन, देखिए कंसीडरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपको मिलने वाला है और बड़ी बात नहीं, हो सकता है 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे मिले। तो इस वाली यूनिट में हम लोग कंसीडरेशन करेंगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज करेंगे और साथ में हम लोग करेंगे प्री कॉन्सेंट। परेशान ना होइएगा, आज ही की क्लास में तीनों खत्म नहीं करेंगे, लेकिन ये जो यूनिट 2 और 3 है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस नोट्स में ये 3 टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसीडरेशन से, सेक्शन 2 क्लॉज डी। तो देखते हैं तो देखिए कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो कंसीडरेशन के लिए एक लाइन तो हमेशा याद रखिए, कंसीडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब समथिंग इन रिटर्न। देखिए हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ। बिजनेस में हर एक चीज क्यों होती है, प्रॉफिट के लिए होती है। यानी कि अगर हमारे पास से कोई भी चीज जा रही है तो बदले में हमको क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न। बदले में हमको क्या मिलेगा, जो भी चीज हमको बदले में मिल रही है उसी को ही बोला जाएगा कंसीडरेशन, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं, बिजनेस में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। बिजनेस में हमेशा यह देखा जाता है कि हमको बदले में क्या मिल रहा है और जो बदले में मिल रहा है वही हमारे लिए कंसीडरेशन होगी। लेकिन यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि कंसीडरेशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है। कंसीडरेशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है। कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ भी जिससे हम सेटिस्फाइड हो रहे हो, यानी कि जिस चीज से हमारा सेटिस्फैक्शन हो रहा है वही चीज हमारे लिए कंसीडरेशन होगी। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं देखिए जैसे सपोज करिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी कार सेल करी 5 लाख रुपीज में, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी कार सेल करी 5 लाख रुपीज में। तो मिस्टर ए के पास से क्या जा रहा है, कार जा रही है। मिस्टर बी के पास से क्या जा रहा है, 5 लाख रुपए जा रहे हैं। तो कंसीडरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में हमको क्या मिल रहा है। तो मिस्टर ए के पास से कार जा रही है, इनको बदले में क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपए। यानी ए के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई बेटा, 5 लाख रुपए। बी के पास से क्या जा बी के पास से क्या जा रहा है, 5 लाख रुपए जा रहा है। बी को बदले में क्या मिल रही है, कार। तो बी के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई, कार। तो अगर कोई चीज हमारे पास से जा रही है तो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, उसको बोला जाता है कंसीडरेशन। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंसीडरेशन का होना जरूरी है। विदाउट एनी कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। किसी भी कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है, इसीलिए इसको बोला जाता है समथिंग इन रिटर्न एंड क्विड प्रो क्यो। तो देखते हैं, एक बार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंसीडरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन। तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बस यही 4 शब्द लिखे होंगे एग्जाम में, यही 4 शब्द लिखे होंगे और इसके आगे लिखा होगा कमेंट।
एक नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बिना, सॉरी, कंसिडरेशन के बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कंसिडरेशन के बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर कंसिडरेशन के बिना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर हालांकि नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अगर बार्टर सिस्टम है, बेटा हमारे देश में पहले बार्टर सिस्टम भी चलता था ना। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे मेरे पास में राइस है और आपके पास में शुगर है। मेरे को शुगर की जरूरत है, आपको राइस की जरूरत है। हम दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी नीड्स को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो क्या इसको कंसीडरेशन माना जाएगा? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, उसको कवर्ड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम के लिए एक अलग से एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बार्टर सिस्टम कवर होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर पार्टली कंसीडरेशन है और पार्टली बार्टर है, जैसे मैंने आपको 10 केजी राइस दिए, बदले में आपसे 2 केजी शुगर ले ली और साथ में 1000 रुपीज ले लिए, ये ट्रांजैक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड होगा। मेरी बात समझ में आ रही? इसको कंसीडरेशन माना जाएगा, तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं, रूल ऑफ लॉ बोलता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। तो सबसे पहले व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, देखिए ये लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसीडरेशन हमेशा किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है? किसकी डिजायर के अकॉर्डिंग होती है? तो कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर डिसाइड करता है। कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पे होता है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखिए एक रूल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। बेटा मैं सारे प्रोविजन आपको रिकॉल इसमें करवाऊंगा, शीट में हो या ना हो, मैं आपको सारे प्रोविजन रिकॉल करवाऊंगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। यानी जिसके साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं उसी के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकता हूं, किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकता। थर्ड पार्टी कैन नॉट सू, ना ही थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है, ना ही मैं थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं। और एक होता है प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन का मतलब कंसीडरेशन के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। तो देखिए, और ये क्यों प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन है? डेफिनेशन की वजह से। डेफिनेशन खुद यही बात कहती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोमिसी भी कर सकता है और कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए उधार दिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए उधार दिए और मिस्टर बी ने बोला कि भाई 1 महीने के बाद हम तुम्हें वापस कर देंगे। अब 1 महीने के बाद मिस्टर बी पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और ए बी को परेशान कर रहा है कि भाई डेली की डेली हमें 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। तो एक बार मिस्टर बी का एक फ्रेंड था, उसको पता चला, उसके पास में बहुत पैसा था, उसको पता चला कि यार ए डेली की डेली बी को परेशान कर रहा है। तो एक बार सी गया ए के पास और ए से जाकर के बोला कि ऐसा है, आज के बाद बी को परेशान मत करना, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए बचे हुए हैं, ये लो 10,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं। तो अब देखो, तो यहां पर ए को पैसे किससे मिलने हैं? सी से मिलना है। क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। तो अब देखो, ए को कंसीडरेशन क्या मिलनी थी? 10,000 रुपए मिलनी थी। किससे मिलनी चाहिए? बी से मिलनी चाहिए, लेकिन मिल किससे रही है? सी से मिल रही। तो इसका मतलब कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी थर्ड पर्सन से भी कंसीडरेशन मूव हो सकती है। अब अगर मान लीजिए कि बी ने ए को 10,000 रुपए नहीं दिए, तो क्या ए बी को स्यू कर सकता है कि भाई मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, तुमसे 10,000 नहीं मिले, सी से 10,000 मिले? नहीं कर सकता ना। ए को 10,000 चाहिए थे, उसने सी से एक्सेप्ट भी कर लिए, तो यहां पर बी की ऑब्लिगेशन पूरी हो गई ना बेटा। अब बी को दोबारा 10,000 रुपए देने की जरूरत थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसीडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी मूव हो सकती है और थर्ड पर्सन की तरफ से भी मूव हो सकती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। देखिए तो देखिए, अब व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और abstains from doing
और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। देखो सब शब्द एक जैसे हैं, लेकिन बस एक चीज का बेटा फर्क है। देखो हैज डन यानी कि कर चुका है, कर चुका है इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग यानी कि प्रेजेंट। प्रोमिसेस टू डू यानी कि प्रॉमिस कर रहा है आगे के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर। तो अब इसको पूरी डेफिनेशन को एक साथ पढ़ते हैं। When at the desire of the promiser यानी कि प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन कोई काम कर चुका है या नहीं कर चुका है। तो लास्ट रन पे देखिए मैंने आपको ऑफर बताया, तो ऑफर मैंने बताया था पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। उसी तरीके से कंसीडरेशन प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन कोई काम कर चुका है या नहीं कर चुका है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, या करेगा या नहीं करेगा। यानी कि कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। यानी कंसीडरेशन हमको पहले ही मिल गई, कंसीडरेशन साइमल्टेनियसली मिल रही है एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, और कंसीडरेशन हमको फ्यूचर में मिलेगी। तो यानी कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। सोचो इस केवल और केवल एक प्रोविजन में आधा का आधा कंसीडरेशन हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। हम लोगों ने कंसीडरेशन की डेफिनेशन भी करी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी किया, प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन को भी रिवाइज किया, कंसीडरेशन कितने तरह की होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको भी कवर अप किया। लेकिन इसमें एक चीज अभी बची हुई है। अगर बाय चांस हमें यह देखना है कि कंसीडरेशन पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए, डेट ऑफ प्रॉमिस, आप डेट ऑफ प्रॉमिस से डिसाइड कर सकते हैं कि कंसीडरेशन पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। जैसे अगर मान लीजिए कि डेट ऑफ प्रॉमिस है 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक। लेकिन कंसीडरेशन हमको पहले ही मिल चुकी है 30 अगस्त 2025 को। कंसीडरेशन हमको 30 अगस्त को मिल चुकी है, लेकिन हम प्रॉमिस कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, पास्ट कंसीडरेशन हो गई। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे दोस्त ने 30 अगस्त 2025 को मेरे लिए कोई काम किया, मान लीजिए मेरा एक इनकम टैक्स रिटर्न उसने फाइल किया, और मैं उसको 1 जनवरी को प्रॉमिस कर रहा हूं कि यार 30 अगस्त को जो तुमने मेरा रिटर्न फाइल किया था उसके पैसे मैं तुम्हें देना भूल गया, 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो यहां पर मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस क्या कर रहा हूं कि भाई 1 हफ्ते के बाद पैसे दे दूंगा। मुझे मेरी कंसीडरेशन तो पास्ट में मिल चुकी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, पास्ट कंसीडरेशन। अब 1 जनवरी 2026 को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तुरंत के तुरंत पैसे भी दे रहा हूं, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट। यानी कि जिस समय हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसी समय कंसीडरेशन मिल रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट। प्रॉमिस मैं आज कर रहा हूं, कंसीडरेशन कब होगी, फ्यूचर में, तो उसको बोला जाएगा फ्यूचर कंसीडरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, कंसीडरेशन कब मिलेगी, कंसीडरेशन मिलेगी फ्यूचर में, तो उसको बोला जाएगा फ्यूचर कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन 3 तरीके की हो गई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर सबको, आगे देखते हैं। तो देखिए सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो यहां पर जो काम किया जा रहा है या जो काम नहीं किया जा रहा है उसको प्रॉमिस का बोला जाएगा कंसीडरेशन। तो मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। इसकी जो डेफिनेशन है बेटा वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज डी में, ठीक है। अभी मैं एक शीट तैयार कर रहा हूं आपके रिवीजन की। रिवीजन में मैंने सारे सेक्शंस, सारे प्रोविजन एक साथ दिए हुए हैं, वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। बहुत ही जल्द, मुश्किल से 2-3 दिन का आपको समय देना पड़ेगा। 2-3 दिन बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसी दिन की वीडियो में ये बात बोलूंगा भी, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे सेक्शंस की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। इन नोट्स में मैंने सेक्शन नहीं डाले बेटा। रिवीजन करते समय आप सेक्शंस मत लिखो, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया सेक्शन का प्रेशर मत लो।
सेक्शन याद हो जाते हैं। अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको याद होंगे, और अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, तो सेक्शन का प्रेशर मत लो। तो शीट में सेक्शंस नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट याद करना चाहते हैं उनके लिए मनाही भी नहीं है, याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद करो। मैंने शीट ऐसी बनाई है कि आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो 1-2 दिन का समय दीजिए मेरे को, मैं उसको कंप्लीट करके आपको अपलोड करता हूं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। देखिए रिक्वायरमेंट हर एक की याद रखनी है। जैसे ऑफर के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग ने पढ़ा, पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ा, ऑफर के लिए पढ़ा, एक्सेप्टेंस के लिए पढ़ा, उसी तरीके से कंसीडरेशन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पे होनी चाहिए, कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। प्रोमिसी और थर्ड पर्सन की तरफ से मूव हो सकती है। प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन मैंने आपको बताया। एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी। कंसीडरेशन का होना जरूरी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कंसीडरेशन की एडिक्वेसी जरूरी होती है या नहीं होती है। तो आंसर इज कंसीडरेशन इज नॉट नीड टू एडिक्वेट। कंसीडरेशन का होना जरूरी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए, मैं आपको वो 10 रुपए में बेच रहा हूं, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा, ठीक है, खुश मत होइएगा। लेकिन अगर मेरे पास 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं, क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? 100% वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कंसीडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा, बस कंसीडरेशन का होना जरूरी है। तो कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एन एडिक्वेट, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं होता है। नॉट बी अनलॉफुल, अब देखिए कंसीडरेशन तो होना जरूरी है, लेकिन वो कंसीडरेशन लॉफुल भी होनी चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट में हम लोग ने पढ़ा था कि कंसीडरेशन का तो होना जरूरी है, लेकिन कंसीडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। अदर देन द प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी एक केस लॉ आता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए गए एक डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन का खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए। ए ने बोला भाई ठीक है, ऑपरेशन करवाना है, 5 लाख रुपए दे देंगे। अब डॉक्टर के कहने से ए हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए इन्होंने एडवांस जमा भी करवा दिया। अब जब मिस्टर ए हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए, पूरे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू होगा, उतनी देर में डॉक्टर आया और डॉक्टर कहने लगा कि यार गलती हो गई, 5 लाख रुपए नहीं 15 लाख रुपए चाहिए। अब जब 15 लाख रुपए दोगे तब तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। अब सोचो कि एक आदमी जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है, मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ भाई मेरे को ऑपरेशन करवाना है, अब पैसे की वजह से उसका ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहा है कि 5 नहीं 15 चाहिए। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए के पास में कोई दूसरा ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो मिस्टर ए ने डॉक्टर को बोला ठीक है भाई तुम एक काम करो, तुम ऑपरेशन तो शुरू करो, मैं 10 लाख रुपए ऑपरेशन होने के बाद में घर से मंगवा करके आपको दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, प्रॉमिस तो इसने कर ही दिया। अब डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, मिस्टर ए बिल्कुल फिट हो गए, ए ने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया। ए ने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो आपको बताना है कैन डॉक्टर क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए? क्या इनके ऊपर सूट फाइल करके ये क्लेम ले सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? देखो अगर किसी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन बन रही है, ऑलरेडी कोई लीगल ऑब्लिगेशन बन रही है, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अगर आप और कंसीडरेशन की डिमांड करते हैं तो वो कभी भी वैलिड प्रॉमिस नहीं होगा और ना ही वो कभी भी वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी। तो देखिए वही चीज यहां पर लिखी हुई है। सॉरी, हाँ, अदर देन द प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, अगर प्रोमिसर की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन बन रही है, उसके अलावा अगर वो कुछ भी डिमांड करता है तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगी। एंड रियल एंड नॉट इल्यूजरी, कंसीडरेशन हमेशा रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी यानी बेकार की, काल्पनिक, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स थे आपके वैलिड कंसीडरेशन के। किसी भी कंसीडरेशन की वैलिडिटी के लिए ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक। तो इसमें से इस वाले पॉइंट पे केस स्टडी आ सकती है।
इस वाले पॉइंट से भी केस स्टडी आ सकती है, इस वाले से कमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वाले से भी केस स्टडी आ सकती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आगे केस लॉ दिया हुआ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। ये बेटा जो केस लॉ है ना, ये केस लॉ जो डेफिनेशन की पहली लाइन है, कौन सी पहली लाइन थी? कंसीडरेशन का मतलब, कंसीडरेशन मींस एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो कंसीडरेशन को हमेशा कौन डिसाइड करता है? प्रोमिसर डिसाइड करता है। तो उसी के बेसिस पर ये केस लॉ है। तो देखिए केस लॉ क्या बोलता है, डी, डी कौन था? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद डिफेंडेंट था। प्रॉमिस टू पे, पी plaintiff a certain commission on article which would be sold through their agency in a market. Market was constructed by P at the desire of the collector and not at the desire of the promisor. देखो इस केस लॉ की एक मैं समरी फटाफट से आपको बताता हूं, याद आ जाएगा। देखिए एक बार क्या हुआ, कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को, कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को, सॉरी, हाँ बलदेव को, कलेक्टर ने बलदेव को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मार्केट का कंस्ट्रक्शन करवाना था, मार्केट को रिनोवेट कराना था। तो बलदेव ने बोला ठीक है भाई, हम इसको रिनोवेट करवा देंगे। दुर्गा प्रसाद की यानी कि डी की यानी कि डिफेंडेंट की वहां पर एक कॉर्नर पर शॉप थी। तो वहां पर डी ने बोला यानी कि दुर्गा प्रसाद ने बोला कि भाई एक काम करना, जब तुम मार्केट को रिनोवेट करा ही रहे हो तो मेरी शॉप पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मेरी शॉप कॉर्नर में पड़ती है। तो मेरी शॉप को अगर तुमने अच्छा सा रिनोवेट किया तो जितनी भी एक्स्ट्रा सेल होगी उस पर मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अब ये खुश हो गए बलदेव, इनको लगा कि यार मेरा कमीशन पक्का हो रहा है। इन्होंने क्या किया, मार्केट का कंस्ट्रक्शन करवाया और इनकी शॉप पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया, इनकी शॉप को बहुत अच्छे से सजाया। अब जब मार्केट पूरी बन गई, इनकी शॉप भी अच्छी हो गई, इनकी सेल भी बढ़ गई, तो इन्होंने इनसे अपना कमीशन मांगा। इन्होंने कमीशन देने से मना कर दिया, इन्होंने कहा हम कोई भी कमीशन नहीं देंगे। तो अब इन्होंने कमीशन को रिकवर करने के लिए सूट फाइल किया। तो यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कंसीडरेशन हमेशा कैसे, कंसीडरेशन को डिसाइड कौन करता है? कंसीडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसीडरेशन को डिसाइड कौन करेगा? प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन था? प्रोमिसर था कलेक्टर। भाई कलेक्टर ही ने तो उसको बोला था मार्केट का रिनोवेशन कराने के लिए। तो कंसीडरेशन को डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा। तो यहां पर यही चीज बोली गई कि कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और वहां पर आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। देखिए डी वॉज नॉट बाउंड टू पे कमीशन एज इट वॉज विदाउट कंसीडरेशन एंड हेंस वॉइड। तो यहां पर जो प्रॉमिस है वो विदाउट कंसीडरेशन है। क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन आपको प्रोमिसर की तरफ से ऑलरेडी मिल रही है। ये जो प्रॉमिस हो रहा है ये विदाउट कंसीडरेशन है, इस वजह से ये वॉइड है। क्लियर सबको? आगे देखते हैं चिनिया वर्सेस रम्या का। चिनिया वर्सेस रम्या वाले केस में क्या था? चलिए इसको भी एक कहानी के तौर पे बताते हैं। इससे एग्जाम में केस लॉ पूछा जा सकता है बेटा, नाम चेंज करके इससे पूछा जा सकता है केस लॉ। देखिए एक ओल्ड लेडी थी, उसके पास में स्टेट थी यानी कि प्रॉपर्टी थी। एक इसकी डॉटर थी और एक मान लीजिए इनके कोई ब्रदर थे, वो थे। ब्रदर को मैं बी ले लेता हूं, डॉटर को डी ले लेता हूं। तो मिस्टर डी के पास में प्रॉपर्टी थी और मिस्टर ओल्ड लेडी को ये चीज लगी कि यार ये प्रॉपर्टी मैं किसको दूं, डॉटर को दूं या ब्रदर को दूं। तो एक बार ओल्ड लेडी ने डॉटर को बुलाया और अपने डॉटर को बोला कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पे कर तो दूंगी, लेकिन एक कंडीशन ये है कि तुम्हें एन्युटी मेरे ब्रदर को देनी पड़ेगी। एन्युटी का मतलब हर महीने के जो अलाउंसेस होते हैं, जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, उसका पैसा जो है वो तुम्हें मेरे भाई को देना पड़ेगा। इन्होंने बोला ठीक है मैं पे कर दूंगी। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डॉटर के नाम पे कर दी। कुछ समय के बाद में इनकी वाकई में डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई तो उसके बाद में डॉटर ने इनको पैसे देने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? इन्होंने कहा कि भाई कंसीडरेशन तो दोनों पार्टीज के लिए होती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ए के पास से कार जा रही है, बी के पास से 5 लाख रुपए जा रहे हैं, तो दोनों के लिए कंसीडरेशन होती है। तो कंसीडरेशन तो दोनों पार्टीज के लिए होती है ना। तो मेरे पास से तो पैसा जा रहा है इनके भाई को, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? जीरो। तो कंसीडरेशन तो दोनों पार्टीज की होनी जरूरी है। तो इस वजह से यहां पर जो मेरी ऑब्लिगेशन है वो वैलिड नहीं है, तो मैं यहां पर कोई भी पैसा नहीं दूंगी। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं?
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बट प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन कहता है कि कंसीडरेशन के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। दूसरा, कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला क्या था? कंसीडरेशन किसकी डिजायर पे होगी? प्रोमिसर की। ये वाला केस क्या बोल रहा है? कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और कंसीडरेशन थर्ड पार्टी की तरफ से मूव हो सकती है। तो देखिए एक बार An old lady made a gift of her property to her daughter with a direction to pay certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favor of maternal uncle and agreeing to pay him annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. Uncle ने suit file किया. कोर्ट ने क्या बोला? It was held that there was a sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. तो consideration third party की तरफ से move हो चुकी है. तो ये जो old lady की तरफ से इनको property मिल रही थी, यही property इनके लिए consideration थी. तो I hope दोनों cases आपको clear हो गए होंगे और दोनों ही important है. आगे देखते हैं. अब देखो, सूट बाय अ थर्ड पार्टी. देखो कंसीडरेशन चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सूट बाय अ थर्ड पार्टी ऑन एन एग्रीमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती. लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शन है जहां पर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है और थर्ड पार्टी सूट भी फाइल कर सकती है. लेकिन देखिए ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, लॉ में दो ही चीजें होती हैं, प्रोविजन होते हैं और एक्सेप्शन होते हैं. लेकिन हम हमेशा फॉलो क्या करते हैं? प्रोविजन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अपने आंसर की स्टार्टिंग कहां से करनी है? प्रोविजन से, कि अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. एक्सेप्शन तो हर एक चीज का है, एक्सेप्शन तो हर एक चीज का है, लेकिन हमेशा जनरल रूल को फॉलो करना चाहिए. जो मेन प्रोविजन है हमेशा अपने आंसर की शुरुआत उसी से ही करनी चाहिए. तो मेन प्रोविजन क्या कहता है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता. अब देखिए एक्सेप्शन, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फैमिली सेटलमेंट. अब फैमिली सेटलमेंट के केस में पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है. अब फैमिली का एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है लेकिन उसका बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलने वाला है. अब वहां पर मान लीजिए कि फैमिली को बेनिफिट नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में फैमिली सूट फाइल कर सकती है. तो फैमिली सेटलमेंट हो गया. असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर किसी को हमने अपने अधिकार ट्रांसफर कर दिए, असाइन कर दिए. असाइन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर करना. और देखिए ये चीज मैंने आपको YouTube वाली क्लास में ही बताई थी. मैंने आपको बताया था हम अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम अपनी ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते. राइट कैन बी ट्रांसफर्ड बट लायबिलिटीज आर नॉट. लायबिलिटीज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन राइट असाइन हो सकते हैं. तो अगर किसी को हमने अपना अधिकार असाइन किया है तो वो सूट फाइल कर सकता है. इसका चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है, उसको मैंने रेंट पे उठाया हुआ है, 50,000 रुपए हर महीने रेंट आता है. अब कल को मुझे पैसों की जरूरत हुई, मैंने वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को बेच दी और उसको बोला कि भाई ये जो रेंट मेरे को आ रहा है, ये रेंट अब तुम कलेक्ट कर लेना. और मैंने टेनेंट को भी बोल दिया कि भाई रेंट तुम इनको दे देना, भाई साहब को, इनको मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है. तो अब देखो मैंने उनको प्रॉपर्टी तो बेची है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अधिकार थे वो अधिकार भी तो बेचे है ना. तो अब रेंट को लेने का अधिकार किसका है? उनका है. रेंट का एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ? मेरे बीच में और मेरे टेनेंट के बीच में. लेकिन क्या वो सूट फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ साथ अधिकार भी ट्रांसफर हो गए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए आगे देखते हैं. ट्रस्ट. बिल्कुल देखिए, कोई भी ट्रस्ट बनाई जाती है तो हमेशा किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है. कोई भी ट्रस्ट बनाई जाती है तो किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है. तो अगर ट्रस्ट किसी के साथ में कोई भी एग्रीमेंट कर रही है तो ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है, ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकता है. तो इसी वजह से इसको एक्सेप्शन बोला गया है. कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन सूट कौन फाइल कर रहा है? सूट थर्ड पार्टी फाइल कर रही है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी. एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी के सामने
अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए यहीं पर एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए देने थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए देने थे और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को 10,000 रुपए देने थे। तो मिस्टर बी ने सोचा कि यार ए से पैसा हम लेंगे, फिर हम देंगे सी को, तो इससे अच्छा बी ने ए को बोला कि भाई तुम्हें मेरे को 10,000 देने, तुम एक काम करो, तुम मेरे को ना देना, तुम सी को दे देना, तुम सी को पैसे दे देना। ए ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम सी को दे देंगे। यही बात बी ने सी को बोल दी कि भाई मुझे तुम्हें पैसे देने थे, मुझे ए से लेने थे, तुम एक काम करना कि तुम ए से पैसा ले लेना। सी ने कहा भाई तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेकर के ए से मेरी बात करा दो। अब बी ने ए को कॉन्फ्रेंस पे लिया और ए से कहा कि भाई सी लाइन पर है, इसको बोल दो कि मेरी जगह पर पैसा तुम दोगे। तो ए ने कहा हाँ भाई मुझे बी को 10,000 रुपए देने थे, तो बी को आपको देने थे, तो वो 10,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो अब देखो, तो ए यहां पर अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, ए यहां पर अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है। अब अगर ए पैसे नहीं देता है तो क्या सी ए के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? यस, कर सकता है। तो अगर किसी के सामने हमने अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया है तो वहां पर उसके पास में राइट है कि हम उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। और वही बात एस्टॉपल भी कहता है। एस्टॉपल का मतलब क्या? एक बार अगर कोई कमिटमेंट किया तो उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। तो देखिए नेक्स्ट है कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी केस लॉ आ सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कि मैंने किसी को अपनी जमीन बेची है, मैंने किसी को अपनी जमीन बेची है और उस जमीन के साथ में कुछ टर्म्स और कंडीशन लगाई हुई है, उस जमीन के साथ में कुछ टर्म्स और कंडीशन लगाई हैं, तो अब वो जमीन कभी भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होगी, कभी भी आगे ट्रांसफर होगी, तो वो टर्म्स और कंडीशन भी आगे ट्रांसफर होती जाएगी। जैसे सपोज इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी एक लैंड बेची, ठीक, और इनसे बोला कि भाई इतना वाला जो हिस्सा है इसको हमेशा खाली रखना, इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन मत कराना, ये मेरी कंडीशन और इसी कंडीशन में तुम्हें जमीन को बेचेंगे। मिस्टर बी ने बोला ठीक है आप जमीन को बेच दो। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इस कंडीशन पे जमीन बेच दी। अब मिस्टर बी ने इसी जमीन को फॉरवर्ड कर दिया सी को, इसी जमीन को फॉरवर्ड कर दिया सी को, सी को बेच दिया। अब सी को क्या लगा? सी को लगा भाई ए ने तो ये कंडीशन बी के ऊपर लगाई थी, हमसे थोड़ी ना कोई मतलब है। ए ने क्या किया? ए ने इस पे कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ए सी को स्यू कर सकता है? यस बेटा कर सकता है। अगर हमने कोई भी टर्म्स और कंडीशन लगा करके किसी को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करता है, तो वो टर्म्स और कंडीशन उसके साथ में ट्रांसफर हो जाती है। थर्ड पार्टी को भी ये टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप कहोगे कि सर हर एक चीज तो आप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बेटा इंपॉर्टेंट है तभी तो मैं यहां पर आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए एक एक्सेप्शन हम लोगों ने क्या, इसमें दो ही एक्सेप्शन है और दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 6 से 7 नंबर का पूछा जा सकता है। एक तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता, उसके एक्सेप्शन हम लोग ने पढ़े। अब मेन प्रोविजन क्या कहता है कि कंसीडरेशन के बिना कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस रूल के भी एक्सेप्शन, यानी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो देखिए कंडीशंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज इनफोर्सिएबल। तो कौन कौन से हैं? एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वाले टॉपिक को अभी रोकिए, अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है बेटा? अभी आप फिलहाल के लिए तो 3 साल मान करके चलो। अगर पैसे के लेने और देने का कोई भी केस है तो वहां पर हमारे पास में 3 साल का समय रहता है कि 3 साल के अंदर हम कभी भी सूट फाइल करके उससे वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। और सामने वाले ने अगर एक्नॉलेजमेंट कर लिया राइटिंग में, उसने राइटिंग में एक्नॉलेज किया कि भाई हम तुम्हें पैसे नहीं दे पा रहे थे, हम तुम्हें आगे पैसे दे देंगे, तो जैसे ही वो एक्नॉलेज करेगा वैसे टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर जाता है, टाइम पीरियड और बढ़ जाता है। तो वहां पर भी तो देखो प्रॉमिस हो रहा है, तो वहां पर प्रॉमिस के साथ में कंसीडरेशन तो है नहीं, लेकिन वहां पर तो भी ये प्रॉमिस वैलिड है। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट, अगर
कॉम्पनसेट को करने का प्रॉमिस किया जा रहा है, हम किसी को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, किसी के नुकसान की भरपाई अगर कर रहे हैं, तो वहां पर भी कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट ऑब्वियसली कि गिफ्ट हमेशा फ्री में होता है, गिफ्ट के केस में भी कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। बेलमेंट, बेलमेंट दो तरह के होते हैं, ग्रेचुअस और एक नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब मुफ्त में, अगर बेलमेंट हो रहा है, बेलमेंट के केस में कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड है। चैरिटी, चैरिटी के केस में, चैरिटी के केस में वैसे तो देखिए चैरिटी के चैरिटेबल प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। नॉर्मल प्रोविजन क्या है, चैरिटेबल प्रॉमिस कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी ने किसी को चैरिटेबल प्रॉमिस किया, यानी मुफ्त में प्रॉमिस किया, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, और सामने वाले ने उसके प्रॉमिस के ऊपर भरोसा करके कोई कंडक्ट किया है, कोई कंडक्ट किया, अभी बताते हैं कैसा कंडक्ट किया। अब अगर सामने वाला अपने चैरिटेबल प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा तो फिर प्रॉमिसी का नुकसान हो जाएगा, तो फिर प्रॉमिसी का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में चैरिटेबल प्रॉमिसेस को भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। लॉ कहता है कि भाई आप कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो, सोच समझ करके करो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप चैरिटेबल प्रॉमिस कर रहे हो तो चैरिटी करने के केस में भाई कंसीडरेशन तो होता नहीं है, तो चैरिटी वाले प्रॉमिसेस को तो इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन अगर चैरिटेबल प्रॉमिस की वजह से प्रॉमिसी को लॉस हो रहा है, प्रॉमिसी को नुकसान हो रहा है, तो उस केस में चैरिटेबल प्रॉमिस को इन्फोर्स कराया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज एजेंसी। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, तो उसके किए गए काम के लिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एजेंसी का होता है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है ना, इस रिलेशन को बनाने के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं होता है। एजेंसी भी, जैसे बेलमेंट होता है ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस, वैसे ही एजेंसी भी होती है। एजेंसी के केस में कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर एजेंसी में कंसीडरेशन नहीं है तो भी एजेंट के किए गए काम के लिए लायबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी। प्रिंसिपल अपनी बात को डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सारे एक्सेप्शन थे आपके कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन के, कि अगर इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसीडरेशन नहीं है तो भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। क्लियर सबको? तो एक बार आगे देखते हैं। देखिए रिलेवेंट केस लॉ वही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया। इन केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, इट वाज हेल्ड दैट इफ अ प्रोमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी on the promise of the person to contribute to charity, there shall be a contract shall be valid। तो वही चीज है, अगर प्रोमिसी प्रोमिसर के प्रॉमिस के ऊपर भरोसा कर रहा है, और अब अगर प्रोमिसर अपने चैरिटी वाले प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा है, तो वहां पर प्रोमिसी को अगर लॉस हो रहा है तो फिर चैरिटेबल प्रॉमिस भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो कंसीडरेशन इतना ही था, कंसीडरेशन के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको रिवाइज करा दिए। कंसीडरेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो जितना बेटा मैंने रिवाइज कराया है उसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कंसीडरेशन से रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चन और इसके आंसर्स आपको इन्हीं नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन पहले देखते हैं। मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू हिज वाइफ। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने पहली लाइन पढ़ी कि मिस्टर रमेश अपनी वाइफ को 50,000 रुपए देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। अब दिमाग में एक केस आ गया बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। बेटा मैंने पहले भी कहा हुआ है, रिलेशन को देख करके कभी भी आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये सोशल नेचर है, डोमेस्टिक नेचर है, कॉमर्शियल नेचर है। हमेशा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को जब तक कभी पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक कभी भी आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ये कॉमर्शियल नेचर का है या सोशल नेचर का है या पर्सनल नेचर का है। देखिए मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिसेस लाली on her 30th birthday. On her insistence, he put this promise in writing and got the agreement registered। अब देखिए यहां पर वाइफ पढ़ी लिखी थी, वाइफ ने सीए फाउंडेशन किया हुआ था,
ठीक है, वाइफ पढ़ी लिखी थी, उसने क्या किया, उसने तुरंत के तुरंत उनसे राइटिंग में लिखवाया कि भैया हम बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस सीए फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, हम वो गलती नहीं करेंगे जो मिसेस बाल्फर ने करी थी। उसने तुरंत के तुरंत राइटिंग में लिखवाया और उसके बाद में उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी करवा लिया। अब बाद में सेम वही हुआ जो मिस्टर बाल्फर ने कहा था, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो अब मिसेस लाली नाउ वांट्स टू sue मिस्टर रमेश टू रिकवर द प्रॉमिस अमाउंट। तो अब यहां पर उनकी वाइफ मिस्टर रमेश से उस प्रॉमिस अमाउंट को रिकवर करना चाहती है। कैन शी sue? आंसर इज यस। अब देखते हैं कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। देखिए अभी एक पॉइंट जो हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ रहे थे तो मैंने छुड़वा दिया था, मैंने आपसे कहा था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगर कोई नेचुरल एंड अफेक्शन है किसी भी एग्रीमेंट में, अगर नेचुरल एंड अफेक्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, सॉरी नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, तो मैंने 4 कंडीशन बताई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन का होना जरूरी है, ठीक, राइटिंग में होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना। और बेटा इसके आगे एंड लगा हुआ है, यानी कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी एक। तो यहां पर देखिए एक्सेप्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, वहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों क्यों वैलिड होगा? वैलिड इस वजह से होगा क्योंकि पहली वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है, लीगल रिलेशन को क्रिएट करना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन का पता कैसे चलता है? इंटेंशन तो अंदर की बात है ना, सोच की बात है, सोच दिखाई थोड़ी ना पड़ती है। तो यहां पर जब कोई पार्टी ऐसा कंडक्ट कर रही है कि उसके कंडक्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसकी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है, ये सोशल और पर्सनल नेचर वाला चक्कर नहीं है, तो फिर वहां पर इसका मतलब जब उसकी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है तो इन्फोर्सिबिलिटी होगी ही होगी, और अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या ये चारों पॉइंट कवर हो रहे हैं। तो देखिए हस्बैंड और वाइफ है, नियर रिलेशन भी है, अब दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा था। अब एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही थी, हस्बैंड ने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि जाओ मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम यहां से चली जाओ, और वाइफ ने उससे राइटिंग में करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। तो यहां पर उसने लड़ाई झगड़े के दौरान बोला ना, तो इसका मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। इस वाले केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। क्यों? क्योंकि उसकी 30th बर्थडे पर उसने प्रॉमिस किया, तो आदमी इमोशनल होकर के प्रॉमिस कर देता है, तो इसका मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन भी है, राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है। तो जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो देखिए एक बार देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला अगर कोई भी क्वेश्चन एक्सेप्शन का भी पूछा जाता है तो भी हम हमेशा अपने आंसर की शुरुआत कहां से करेंगे? प्रोविजन से करेंगे। तो देखिए एक बार देखते हैं, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। दिस सेक्शन क्लियरली स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। तो देखिए सबसे पहले तो हमने प्रोविजन में बताया कि भाई कंसीडरेशन के बिना अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो हमेशा क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो एक्सेप्ट इन सर्टन एक्सेप्शनल केसेस। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अब देखते हैं एक बार। द रेलेवेंट एक्सेप्शंस आर नेचुरल लव एंड अफेक्शन व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आपको सारे एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको सारे एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सारे एक्सेप्शंस बताने, तब वहां पर सारे एक्सेप्शन बताइए, अदरवाइज जिस एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है केवल वही एक्सेप्शन का आंसर आपको देना है। देखिए बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन, तो नियर रिलेशन की होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन इट इज अ वैलिड एंड इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट इवन विदाउट कंसीडरेशन। तो आपने पूरा का पूरा प्रोविजन यहां पर मेंशन किया। आगे देखते हैं, अब आपने फैक्ट ऑफ केस लिख दिए। तो फैक्ट ऑफ केस में मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, जिन जिन लाइन को पढ़ करके आपको ये पता लगा कि इसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, आपने फैक्ट लिख दिया। उसके बाद आपने डिसीजन लिखा, हेंस मिसेस लाली कैन सक्सेसफुली sue Mr. Ramesh for the promised rupees 50,000. The agreement
though without consideration is valid under the exception of section 25 subsection 1 of the Indian Contract Act 1870। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देने के पीछे का पर्पस क्या था बेटा, आपको बताना कि एक्सेप्शन बहुत सारे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तोगा में, पार्टनरशिप में, हर जगह पर एक्सेप्शन है, लेकिन हमेशा याद रखिए अपने आंसर की शुरुआत हमेशा प्रोविजन के साथ में करनी है, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स ट्रांसफर्ड हिज हाउस टू हिज डॉटर M by way of gift. The gift deed executed by X contain a direction that M shall pay a sum of 5,000 per month to N, the sister of the executor। अब देखो दो लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया कि इसका रेफरेंस केस लॉ कौन सा है, चिनिया वर्सेस रमिया का, जो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। Consequently, M executed on instrument in favor of N, agreeing to pay the said sum. Afterwards, M refused to pay the sum to N, saying that she is not liable to N because no consideration had moved from her। देखिए उसने सेम वही चीज बोली कि भाई मेरे पास से तो कंसिडरेशन जा रही है, लेकिन सामने वाले से मेरे को क्या मिल रहा है। तो आपको यहां पर डिसाइड करना है, डिसाइड विद रीजंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 whether M is liable to pay the said sum to N। तो बेटा देखो लास्ट टर्न पे भी मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए, आज भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। अब ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद से ड्राफ्ट करना है, इसका आंसर आपको खुद से ड्राफ्ट करना है, तभी बेटा प्रैक्टिस होगी। जो मैंने इसका आंसर दिया हुआ है अगर इससे थोड़ा बहुत अलग है, ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत अलग भी है तो भी चलेगा, और मेरे को प्रॉमिस आपको करना होगा कि इसका आंसर बगैर देखे आप अपने मन से करोगे, फिर उसके बाद में जो नोट्स हैं, नोट्स से एक बार टैली करना कि इसका आंसर सही है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपने सही लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको और भी कराता रहूंगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी बेटा सॉल्व करने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टर्न पर फिर हम लोग कैपेसिटी ऑफ पार्टीज वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।